Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we'll be discussing types of companies. So here in front of you is a table in which there are different ways to divide the types of companies by size, by liability, by control, by stock and other which don't fall under the above category. So first is by size, that is public company and private company, and the private companies are further divided into small companies and one person company. So let's start discussing the types of company. So first is by size, that is public company. A public company is a company whose members can freely trade companies शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. सो इन कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं. जैसे आप कोई भी पब्लिक कंपनी का अगर एग्जांपल है तो हमारे पास इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, हमारे पास एसबीआई के शेयर्स हैं, हमारे पास आईसीआईसीआई के शेयर्स हैं, हमारे पास टाटा केमिकल्स के शेयर्स हैं. ये आप कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेंबर्स पे शेयर्स को खरीदने बेचने में. तो ये पब्लिक कंपनी है. दूसरा है प्राइवेट कंपनी. यहाँ पे जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है और ये जो कंपनीज हैं दे कैन ओनली रेज मनी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट. कुछ लिमिटेड लोगों को ही ऑफर कर सकते हैं और शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं, बट इट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड. फिर प्राइवेट कंपनी में फर्दर दो पार्ट्स हैं, स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी के नाम से ही पता लग रहा है जहाँ पे सिर्फ एक मेंबर होता है. जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें ये जो टाइप है नहीं था. 2013 में ये जो एक अलग से हम टाइप लेके आए वन पर्सन कंपनी. तो यहाँ पे एक ही मेंबर है और यहाँ पे सिर्फ इंडियन रेजिडेंट ही इनकॉर्पोरेट कर सकता है एक वन पर्सन कंपनी. तो एक मेंबर होता है, एक डायरेक्टर होता है इसके अंदर. दूसरा टाइप है स्मॉल कंपनी. स्मॉल कंपनी है जिसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है इट इज़ नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज़. 50 लाख रुपीज. और ये मैक्सिमम फ्यूचर में गवर्नमेंट कितना प्रिस्क्राइब कर सकती है, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है. और मैक्सिमम गवर्नमेंट ये फ्यूचर में कितना अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, अभी 2 करोड़ है, मैक्सिमम कितना कर सकती है, 100 करोड़. तो ये बाय साइज जो है हमारे पास ये कंपनीज हैं. उसके बाद है बाय लाइबिलिटी. लाइबिलिटी में कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होगा कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है ये उतनी है जितना उनका अमाउंट ऑन द शेयर्स अनपेड. अगर मान लो एक कंपनी के शेयर्स हैं, एक शेयर है 200 रुपये का और मैंने उस कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे हैं. मैंने कितने के शेयर्स खरीदे हैं, 2000 के शेयर्स खरीदे हैं. और यहाँ पे एक शेयर कितने का है, 200 का. तो मान लो भी कंपनी ने मुझे बोला कि अभी आप 100 रुपये दे दो, बाकी के 100 रुपये जब रिक्वायरमेंट है हम तब ले लेंगे आपसे. ठीक है. तो मैंने अभी कितने दिए, 100 × 10, क्योंकि अभी 100 ही दे रही हूँ मैं 10 शेयर्स पे. तो मैंने 1000 दे दिए. कितने पेंडिंग है मेरे, अभी 1000 और पेंडिंग है. तो कल अगर कंपनी की वाइंडिंग अप होती है या कंपनी मुझसे मैक्सिमम अब कितना पैसा और मंगवा सकती है, 1000. मेरी लाइबिलिटी कितनी है, 1000 रुपीज. सो लिमिटेड बाय शेयर्स है. दूसरा टाइप है लिमिटेड बाय गारंटी. इस कंपनी के जब हम मेंबर बनते हैं, जो लिमिटेड बाय गारंटी है, मेंबर बनते समय हम रिटर्न में देते हैं कि हम इतने अमाउंट की गारंटी देते हैं कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी, जब ये लिक्विडेशन में जाएगी, दिस विल बी द अमाउंट दैट वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग. तो अगर मैं एक लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी की मेंबर बनती हूँ और मैं रिटर्न में इनिशियली दे देती हूँ कि आई विल गिव गारंटी ऑफ ₹5 लाख. सो माई गारंटी, माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज. कल चाहे 5 करोड़ हो चाहे 10 लाख हो, मेरी लाइबिलिटी कितनी लिमिटेड है, 5 लाख तक लिमिटेड है. इससे ज़्यादा मुझसे पैसे नहीं मांगे जा सकते. फिर है अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी में जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो उतनी है जितनी कंपनी की डेट्स हैं. जितने भी कंपनी की देनदारी अभी बची है, पैसे देने के लिए बचे हैं, उतनी ही कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी है. इवन अगर मेरे जो पैसे हैं पर्सनल वो लग जाएंगे, इसके अलावा मेरे जो पर्सनल अपनी एसेट्स हैं वो भी बिक सकती हैं इस कंपनी की लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए. ये अनलिमिटेड है मेरी, ना शेयर से लिमिट हो रही ना गारंटी से. जब तक पैसे की पूरी भरपाई नहीं होती तब तक मैं लायबल हूँ एज अ मेंबर. उसके बाद देखते हैं बाय कंट्रोल. सबसे पहले होल्डिंग कंपनी है. होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को ना हम दो कंपनीज के रिलेशन के तौर पे समझ सकते हैं. मान लो ये है टाटा सन्स, ये हम मान के चलेंगे ये होल्डिंग कंपनी, और इसके नीचे है टाटा केमिकल्स, ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी है. तो टाटा एंड सन्स जो है उसका टाटा केमिकल्स पे होल्ड है. या तो वो टाटा केमिकल्स के
मोर देन हाफ शेयर कैपिटल को ओन करती है, मोर देन हाफ शेयर्स को ओन करती है, या फिर टाटा एंड सन्स ऐसी पोजीशन में है कि वो कंपनी की मेन डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करती है। तो टाटा एंड सन्स होल्डिंग कंपनी है और टाटा केमिकल्स जो है वो एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी वो है जिसपे किसी और कंपनी का होल्ड हो, या कैपिटल के तौर पे या डिसीजन मेकिंग के तौर पे। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। इसके अलावा एक और टर्म हम यूज करते हैं, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी इज द कंपनी इन विच अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन 20% ऑफ द शेयर कैपिटल। अगर मेरी कंपनी में दूसरी कंपनी 20% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है तो फिर वो कंपनी है एसोसिएट कंपनी, जिसमें कोई और 20% से ज्यादा कैपिटल होल्ड करता है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, बट दे कैन फेच यू गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। फिर है बाय स्टॉक। अगर हम कंपनी को डिफरेंशिएट करें तो एक है लिस्टेड कंपनी, फिर है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी नाम से ही पता लगता है, इंडिया या इंडिया के बाहर किसी भी अगर स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी लिस्टेड है, जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो जो उनमें लिस्टेड कंपनीज हैं वो लिस्टेड कंपनीज बोली जाती हैं। और अनलिस्टेड है जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को लिस्ट नहीं करती हैं, वो अनलिस्टेड कंपनीज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें थोड़ी बहुत डेफिनेशंस जो बची हैं, पहले है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या शेयर स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी और जो हमारी ये दोनों गवर्नमेंट्स हैं इनका 51% या उससे ज़्यादा का शेयर है। तो अगर भेल है कंपनी, अगर उसमें गवर्नमेंट 51% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्ड करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे दोनों मिलके शेयर्स होल्ड करती हैं, तो ऐसी कंपनी हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, कि सरकारी कंपनी है, इसमें सरकार का कंट्रोल ज़्यादा है। फॉरेन कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर हुआ है। जब एक कंपनी बनती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, अगर वो इंडिया के बाहर का है तो वो फॉरेन कंपनी है। हो सकता है वो इंडिया में बिजनेस करने आई है, लेकिन बेसिकली वो एक फॉरेन कंपनी है। ओके, उसके बाद है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को 1956 वाले कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 कंपनी बोला जाता था, अब उसे 2013 के एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में उसके बारे में दिया गया है, ऐसी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये पैसा कमाने, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती हैं, ये किसी चीज़ का प्रमोशन जैसे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर, एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, उन चीज़ों के लिए, चैरिटी के लिए काम करती हैं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज मानी जाती हैं। फिर है निधि कंपनीज। निधि कंपनीज एक तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होती है, बोरोइंग करना, लेंडिंग करना अमंग इट्स मेंबर्स, ये इनके बेसिकली काम होते हैं निधि कंपनी। फिर है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी नाम से पता लगता है जो एक्टिव नहीं है, इनऑपरेटिव है, बहुत साल हो गए कोई काम नहीं कर रही, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है, डेड पड़ी है, तो वो डोरमेंट कंपनी मानी जाती है। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव स्टार्टेड दी कोर्सेज फॉर जैप, सो डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट के तब हम तैयारी करेंगे, एडवांस में थोड़ा सा तैयारी करिए। तो अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स अभी क्वालिफाई होने रहते हैं तो आप 4-in-1 मास्टर कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको किसी सिर्फ एक सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत है या दो में हेल्प की ज़रूरत है, तो सिर्फ आप उनका पर्टिकुलर कोर्स भी खरीद सकते हैं, जैसे IFS, PPB, RBWM, AFM, इनका अलग से भी आपको कोर्स मिलेगा। और अभी ऑफर भी है, EduTap 75 कोड यूज़ करके फ्लैट 75% ऑफ। सो लेट्स कंटिन्यू विद द MCQs. A dash is a company in which members can freely trade the company's shares on the stock exchange. Freely ट्रांसफरेबिलिटी होती है, तो वो वाली कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी है, जैसे मर्जी शेयर्स खरीद लो बेच लो, वो है पब्लिक कंपनी। ठीक है, स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी दैट हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नॉट मोर देन डैश एंड अ टर्नओवर ऑफ नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीस। तो एक स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए है? 50 लाख से ज्यादा नहीं होता है, तो वो स्मॉल कंपनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ कंपनी इज नॉट एक्टिव और इनऑपरेटिव, एक कंपनी, मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि डेड पड़ी है,
उसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट पड़ी है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अ कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इफ इट होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। एक कंपनी दूसरी कंपनी के रिलेशन में होल्डिंग कंपनी कैसे बनती है? अगर ए कंपनी बी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करे, पहला ऑप्शन ये बोलता है। दूसरा बोलता है होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल इन दैट कंपनी, दूसरे को कंट्रोल करती है। तीसरा, इफ इट ओन्स मोर देन 90% ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। देखो होल्डिंग कंपनी बनने के लिए ना हाफ भी, अगर हाफ से ज़्यादा भी शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं तो भी वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, 90% की ज़रूरत नहीं है। और या फिर कंट्रोल करे, उनकी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रही है। ए कंपनी अगर बी कंपनी की डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रही है तो ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है। तो ए जो है यानी कि 1 और 2 जो है ये वाले ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसके अलावा आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन सेंड अ मेल एट hello@edutab.co.in, या फिर आप हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।